गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास अगर आपको याद हो तो वहां पे हमारा एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गया था, जहां पे हमने पेनल्टी, रिकवरी, डिमांड और मिसलेनियस चैप्टर का स्टडी किया था एंड एक्साइज ऑडिट। नाउ आज जो हमारा सिलेबस स्टार्ट हो रहा है वो है कस्टम लॉ। अगर मैं बात करूं तो आईडीटी के 4 पार्ट हैं, जिसमें एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम लॉ है, प्लस सर्विस टैक्स है, प्लस वैट। बट हमारा जो आज एक टारगेट था एक्साइज ड्यूटी, वो हमने खत्म कर लिया। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग कस्टम लॉ। व्हाट इज अ कस्टम लॉ? जब भी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो कस्टम लॉ इन्वॉल्व हो जाता है। नाउ व्हाट इज अ कस्टम लॉ? An introduction and basic concept of custom law is custom duty is imposed under Custom Act formulated in 1962। 1962 में आया और 1963 से ये इन्फोर्स हो गया इंडिया में। तो 1962 mandate by the Constitution of India under Article 265 which state that no tax shall be levied or collected except by the authority of law। कहता है आर्टिकल 265 जो है आपका, वो कहता है कि कोई भी ऐसा टैक्स आप नहीं ले सकते अगर आपको लॉ ने ऑथराइज नहीं किया हो तो। वही एंट्री नंबर 83 ऑफ लिस्ट 1, आपको याद हो एक्साइज जब मैंने पढ़ाया था तो शेड्यूल 7 के 3 लिस्ट बताए थे। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कैटेगरी लिस्ट। नाउ एंट्री नंबर 82 एक्साइज के लिए, एंट्री नंबर 83 है कस्टम के लिए। कहता है एंट्री नंबर 83 ऑफ लिस्ट 1 टू शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन of the constitution empowered the union government to legislate and collect duty on import and export। तो जहां आर्टिकल 265 ने प्रोहिबिट किया गवर्नमेंट को कि आप आर्बिट्री मैनर में कोई भी टैक्स नहीं ले सकते, वहीं आर्टिकल 246 का शेड्यूल 7 का लिस्ट 1 का एंट्री नंबर 83 गवर्नमेंट को ये इंपावर करता है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ड्यूटी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमें बाय कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को ये पावर मिला हुआ है, वो कोई भी जो है ड्यूटी लगा सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। कहता है कस्टम एक्ट 1962 इज द बेसिक स्टैट्यूट व्हिच गवर्न एंट्री और एग्जिट ऑफ द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वेसल्स, क्राफ्ट, गुड्स, पैसेंजर एटसेट्रा into or outside the country। Custom Act 1962 come into force with effect from 1st फरवरी 1963। मैंने बताया था आपको कि 1962 में आया और 63 से इन्फोर्स हो गया इंडिया में। It extend to whole of India। whole of India का मतलब है including जम्मू एंड कश्मीर प्लस इंडियन टेरिटोरियल वाटर, इंडियन कस्टम वाटर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या मैरीटाइम जोन। तो इंडिया का मतलब है पूरा का पूरा इंडिया। आइए देखते हैं एक एक करके कि इंडिया पहले समझते हैं व्हाट इज इंडिया। देखिए इंडिया का मतलब है, जैसे इंडिया मतलब इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अगर मैं बात करूं इंडिया के एरिया की, तो यहां से आपको याद हो मैंने बताया था 12 नॉटिकल माइल, जब एक्साइज पढ़ा रहा था तब भी मैंने बताया था आपको, यहां से 12 नॉटिकल माइल तक क्या है, दैट इज अ टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। यहां से ठीक यहां से 24 नॉटिकल माइल, कितना 24 नॉटिकल माइल क्या है, कस्टम वाटर ऑफ इंडिया CWI। फिर यहां से 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल माइल तक, ये पूरा यहां से यहां तक 200 नॉटिकल माइल, ये क्या है, मैरीटाइम
जोन या ई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ईईजेड, ये कहलाता है। इंडिया का मतलब यहां तक है। आइए समझते हैं इसके आगे। रही बात, इसका मतलब है अगर कोई, समझिए कि ऑयल रिग यहां पे है, क्या है ये? ऑयल रिग है। क्या है ये? ऑयल रिग। अगर कोई ऑयल रिग यहां पे है, ये ऑयल रिग है, ठीक है, और कोई फॉरेनर यहां पे कुछ डिलीवर करके चला जाता है, ये क्या है? फॉरेन वेसल्स। अगर फॉरेन वेसल्स जो कि कुछ इस तरह से है, अगर ये फॉरेन वेसल्स यहां पे कुछ डिलीवर करके चला जाता है, कोई गुड्स यहां पे ये डिलीवर कर देता है, ठीक है, इट इज कॉल्ड इंपोर्ट इनटू इंडिया। तो ऑब्वियसली कोई भी शिप जो यहां से यहां आपको कुछ डिलीवर कर देता है, अगर यहां भी डिलीवर कर देता है, सोचिए अगर ये शिप यहां पे डिलीवरी करता जो इंडियन सॉइल है, देन इट इज कॉल्ड इंपोर्ट। वहीं अगर शिप यहां पे भी डिलीवर करे तो भी, यहां करे तो भी, यहां करे तो भी, वहां पे हम उसको इंपोर्ट मानेंगे, इंपोर्ट इनटू इंडिया। तो इंडिया के डेफिनेशन में एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक इंडिया ही माना जाता है। तो आप यहां डिलीवर करो, यहां करो, यहां करो या यहां करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज कंसीडर्ड एज इंपोर्ट इनटू इंडिया। बट एक्सपोर्ट के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। बट इंपोर्ट का डेफिनेशन भी जो है वो दो केस लॉ पे आगे हम पढ़ेंगे, जब मैं आगे आपको बताऊंगा आज, तो बताऊंगा दो केस के बारे में स्पेशली डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहले हम वापस चलते हैं, तो आप एक बार इसको समझे। इंडिया का मतलब नॉट ओनली इंडियन सॉयल, नॉट ओनली इंडियन सॉयल, बल्कि ये प्लस ये भी है। ये हम एक्साइज एक्ट में भी पढ़ चुके हैं। आइए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब रही बात डेफिनेशन की, आइए रही बात डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या क्या है? जो कस्टम एक्ट में बेसिकली कुछ डेफिनेशंस आपको पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसको पढ़ते हैं, फिर ग्राफिकली हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसमें आज कोशिश करेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी कस्टम लॉ के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को समझने का आज कोशिश करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास से आपका एक्चुअल में क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन, ये सब स्टार्ट हम कर देंगे, टाइप्स ऑफ ड्यूटी ये सब। आइए देखते हैं कस्टम लॉ। कहता है कस्टम ड्यूटी इज इम्पोज्ड अंडर, सॉरी ये तो पढ़ चुका हूं मैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अगले 4 पेज तक यही चल रहा है, ठीक है। आइए कोशिश करते हैं आज, या तो मैं पहले आपको डेफिनेशन पढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं एक बार आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पढ़ लें कि इंपोर्ट का मतलब समझिए, एक्सपोर्ट का मतलब समझते हैं, ठीक है। और हम ये भी समझेंगे कि अलग अलग डेफिनेशंस जो हैं वो क्या क्या है। आइए देखते हैं। मैं एक ब्लैंक पेज लेता हूं, फिर कोशिश करता हूं खुद से ग्राफ बनाने का। देखिए ये है आपका, दिस इज कॉल्ड इंडिया नाउ, एंड this must be like this, like this. It is a
नाउ दिस इज कॉल्ड इंडिया। अब देखिए, कस्टम ड्यूटी को समझने के लिए इस मैप को, इस जो मैं आज आपके पास प्रेजेंटेशन दे रहा हूं डिटेल में, इसको समझना जरूरी है। अगर आप इस चीज को पहली क्लास में नहीं समझते हैं अच्छे तरीके से, तो कस्टम ड्यूटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है थियोरेटिकली स्टडी करने में। और आपको पता है, आपके लिए सबसे पहले चीजों को समझना कि इंपोर्ट में क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं बट उसका क्लैरिफिकेशन जरूरी है। कोशिश करूंगा इसी ग्राफ में मैं सारा आपको क्लैरिफाई करने का। चलिए, यहां पे ये जो एरिया है इसका, दिस एरिया इज कॉल्ड तो ये क्या है हमारा, ये है कस्टम कोड। अब देखिए, ये एक शिप है जिसपे कि ये रहा आपका शिप इंचार्ज। ये जो पर्सन खड़ा है ये कौन है, शिप इंचार्ज। दिस पर्सन इज शिप इंचार्ज। चलिए, अब ये जो फॉरेन कंट्री का पर्सन है जो यहाँ पे बैठा हुआ है, वो सबसे पहले क्या करेगा, अपनी कंट्री में यहाँ पे कस्टम पोर्ट पे गुड्स डिलीवर करेगा। जैसा कि हमने एक्साइज रूल में पढ़ा था ARE1। अब उन कंट्री का अलग रूल है, ठीक है, तो वो जाने वो उनका क्या है, हमें उनके रूल से कोई मतलब नहीं है। अब उन्होंने यहाँ डिलीवर करा, उनके कस्टम पोर्ट से वो गुड्स किस पे आ गया, इस पे आ गया, ठीक है। उससे पहले जो इंडिया का पर्सन होगा, ठीक है, ये जो इंडिया का पर्सन है, ये इस पर्सन को किसको, इसको एक लेटर इशू करता है, एक ऑथराइजेशन इशू करता है, दैट इज अ लेटर ऑफ क्रेडिट, LOC देता है, प्लस परचेज ऑर्डर यू कैन से, और इंपोर्ट ऑर्डर देता है। इसको क्या देता है, इंपोर्ट ऑर्डर। अब इसके बाद ये LOC इशू करता है कि आपको, अगर आपने इंपोर्ट किया तो हम आपको पेमेंट करेंगे। नो, उस LOC के बेस पे, परचेज ऑर्डर के बेस पे ये इनका गुड्स पर यहाँ डिलीवर करता है, ये शिप पे डाल देते हैं। नो, अब ये शिप इंचार्ज का काम है, और ये क्या यहाँ पे बना के देता है, जब ये गुड्स यहाँ भेजता है तो इनवॉइस क्या बनाता है, इनवॉइस के बेस पे ये गुड्स यहाँ डिलीवर कर देता है। जब इसमें ये गुड्स आ गए, ये छोटे छोटे गुड्स आ गए यहाँ पे, इस शिप पे ये गुड्स आ गए, तो शिप इंचार्ज क्या करेगा, इसका काम है पर्टिकुलरली इस पर्सन को, ये क्या करता है, बिल ऑफ लेडिंग क्या बनाता है, बिल ऑफ लेडिंग, इसकी 3 कॉपी बनाता है। कितनी बनाता है, 3 कॉपी। अब समझिए,
तीनों कॉपी का डिस्ट्रीब्यूशन, पहला, दूसरा और तीसरा, ये दो कॉपी गिव टू एक्सपोर्टर। किसको दे देता है ये? एक्सपोर्टर को। यानी शिप इंचार्ज दो कॉपी बिल ऑफ लेडिंग का बना करके दे देता है किसको? एक्सपोर्टर को, और एक कॉपी सेल्फ खुद के लिए रखता है। किसके लिए रखता है? खुद के लिए। नाउ अब व्हाट इज अ बिल ऑफ लेडिंग? बिल ऑफ लेडिंग का मतलब है, बिल ऑफ लेडिंग शिप इंचार्ज इशू करता है। रहता क्या है इसमें? डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स loaded on ship। क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स लोडेड ऑन शिप। तो बिल ऑफ लेडिंग, अगर आपसे क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ बिल ऑफ लेडिंग, तो यू कैन से बिल ऑफ लेडिंग इज issued by ship in charge which contains description of goods loaded on the ships, and it is made in 3 copy. First 2 copy given to exporter and third copy for the self, that is a self means ship in charge अपने पास रखता है। अब देखिए शिप पे जितने गुड्स लोड हुए हैं वो सारा डिस्क्रिप्शन उसने किसको दे दिया? एक्सपोर्टर को, जो भेज रहा है। अब एक्सपोर्टर के पास एक डॉक्यूमेंट है, एक प्रूफ है शिप इंचार्ज का साइन किया हुआ कि आपके शिप पे मेरे ये गुड्स लोड हुए हैं। ठीक है जी। अब आते हैं वापस। अब ये शिप आफ्टर लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर इशू, कस्टम पोर्ट अथॉरिटी जो है, ये जो अथॉरिटी है, ये इसको क्या इशू करेगा? लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर। अगर सारा डॉक्यूमेंट जेन्युइन रहा, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर इशू करेगा। ठीक है। नाउ ये लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलते ही ये शिप कहां चल देगा? इस तरफ, इंडिया के लिए जा रहा है तो इंडिया के तरफ ये चल गया लेकर के। अब बारी आती है इंडिया की। इस बीच में ये जो पर्सन है, ये जो इंपोर्टर है, वो इंडियन वो जो एक्सपोर्टर है वो इंडियन पर्सन, जो इंपोर्टर है ये कौन है? इंपोर्टर। इसको BOL बिल ऑफ लेडिंग की 1 कॉपी और इनवॉइस की कॉपी क्या करेगा? इसको दे देगा, इंपोर्टर को सेंड कर देगा। चलिए अब बात हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया की। ये शिप यहां चल दिया। दिस इज कॉल्ड हाई सीज। क्या कहलाता है? हाई सीज। अब ये शिप हाई सीज से होते हुए यहां पे पहुंचा। कहां पहुंचा? यहां पे। यहां पे अब ये शिप इंचार्ज आपका अभी भी एज इट इज खड़ा है शिप पे। ठीक है। और देखे जा रहा है कि इंडिया हम कब पहुंचेंगे। चलिए अब बारी आती है इसका। जब ये इंडिया के तरफ धीरे धीरे करके मूव कर रहा होगा या स्पीड से मूव कर ले, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। तो इस तरीके से ये
शिप इंडिया की तरफ जा रहा है, इसको सामने जब लगेगा कि अब इंडिया आने वाला है, ठीक है, तो ये पर्सन अब यहां पे क्या है हमारा, ये एरिया मैं मानता हूं दैट इज अ कस्टम पोर्ट। ये क्या है हमारा कस्टम पोर्ट है इंडिया का, ठीक है। यहां पे कुछ अथॉरिटी, कुछ लोग बैठे हुए होंगे जिसको हम आगे बात करेंगे, हम उनको बोलेंगे कस्टम अथॉरिटी या कस्टम ऑफिसर्स। जब वो इंडिया के करीब में आएगा, अब इसकी एक ड्यूटी बन जाती है, किसकी, इस पर्सन की, ठीक है। ये क्या फाइल करेगा, यहां पे सीधा सीधा फाइल करेगा कस्टम अथॉरिटी के पास, इंपोर्ट मैनिफेस्ट। क्या फाइल करेगा, इंपोर्ट मैनिफेस्ट। अब व्हाट इज अ इंपोर्ट मैनिफेस्ट, तो ये क्या फाइल करता है, इंपोर्ट मैनिफेस्ट। एंड व्हाट इज अ इंपोर्ट मैनिफेस्ट, तो मैं यहां पे लिखता हूं इंपोर्ट मैनिफेस्ट, आई एम, आई एम इक्वल टू इंपोर्ट मैनिफेस्ट। इट इज अ description of goods on the board of ship। क्या है ये, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है जो कि शिप के ऊपर रखा हुआ है, ये सारे गुड्स की बात कर रहा हूं, इसके बारे में वो क्या करेगा, फाइल कर देगा इंपोर्ट मैनिफेस्ट। अगर यही इंपोर्ट बाय रोड होता तो ये इंपोर्ट रिपोर्ट कहलाता, तो अगर बाय रोड आ रहा है देन इट इज कॉल्ड इंपोर्ट रिपोर्ट, और अगर बाय शिप या बाय एयर आ रहा है तो इट इज कॉल्ड इंपोर्ट मैनिफेस्ट। तो अब ये इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल करता है। रही बात जो इंपोर्ट मैनिफेस्ट की बात है, ये ऑलवेज इट मस्ट बी फाइल्ड इलेक्ट्रॉनिकली। जनरली ये इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होता है, यानी आप बाय इंटरनेट फाइल कर दे बिफोर अराइवल ऑफ शिप। शिप के आने से पहले, यानी शिप इस कस्टम वाटर, टेरिटोरियल वाटर को क्रॉस करे, इस लाइन को क्रॉस करे, इससे पहले क्या होगा, इंपोर्ट मैनिफेस्ट फाइल हो जाएगा। अब कस्टम ऑफिसर को पता है कि ये शिप इंडिया आने वाला है, ये सामान लेकर के। चलिए, फिर ये जो ऑफिसर्स हैं, अगर इनको सारा डिस्क्रिप्शन सही सही मिलता है तो ये इनको एंट्री इन वार्ड जनरेट कर देंगे। क्या कर देंगे, एंट्री इन वार्ड जनरेट कर देंगे, ठीक है। अब इनको कैसे पता चलेगा कि ये सही है, तब तक ये जो है एक डॉक्यूमेंट जिसको हम बिल ऑफ एंट्री कहते हैं, क्या कहते हैं, ये क्या करेगा, बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा। यहां से जो इनवॉइस और बिल ऑफ लेडिंग आया है उसके बेस पे इनवॉइस होना चाहिए,
इनवॉइस के बेस पे ये क्या करेगा, बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा कस्टम पोर्ट के पास। अब यहां से क्या आया, बिल ऑफ एंट्री, यहां से क्या आया, इंपोर्ट मैनिफेस्ट। अब इन दोनों गुड्स को वो मैच करेगा, दोनों डिस्क्रिप्शन को। अगर उनको सब कुछ ठीक लगता है तो वो इसको क्या दे देंगे, शिपिंग चार्ज को एंट्री इनवॉइस। फिर ये शिप धीरे धीरे चलता हुआ कहां पहुंच जाएगा, इस एरिया में। ये जो शिप है ये यहां आ जाएगा कस्टम पोर्ट में। अब जब कस्टम पोर्ट पे आएगा तो अगर वहां पे कोई जगह खाली है तो वो वहां शिप को लैंड कर देंगे। नाउ आफ्टर लैंडिंग ये शिप इंचार्ज क्या करेगा, इस जगह पे, ये जो जगह दिख रहा है आपको कस्टम पोर्ट, जिसको कि हम डॉक कहते हैं, वहां क्या करेगा, शिप इंचार्ज will deliver goods at कस्टम पोर्ट। इस कस्टम पोर्ट पे वो क्या करेगा, गुड्स को डिलीवर कर देगा अगर सब कुछ ऑर्डर वाइज रहता है तो। रही बात इंपोर्ट मैनिफेस्ट, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होता है और बिफोर अराइवल फाइल होता है, बट कुछ केसेस में अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में हम उसको मैनुअली भी फाइल कर सकते हैं, यानी पेपर के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं। वैसे जनरली ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है, ऐसा रूल बना दिया गया। अब ये गुड्स यहाँ पे क्या किया इन्होंने, डिलीवर कर दिया। ठीक है जी। अब बारी आती है किसकी, हमारे इंपोर्टर की। क्यों, क्योंकि उसका गुड्स आ चुका है। अब देखिए कस्टम पोर्ट अथॉरिटी जो बिल ऑफ एंट्री ये फाइल करेंगे, ठीक है, उसके बेस पे ये देखेंगे जो गुड्स डिलीवर हुआ है और जो ये बिल ऑफ एंट्री फाइल हुआ है वो क्या है, सेम है। तो ये क्या करेंगे, जो कस्टम अथॉरिटी है, ये वाले यहां पे जो ऑफिसर्स अवेलेबल हैं, वो क्या करेंगे, आपका ध्यान दीजिएगा, ये जो कस्टम पोर्ट अथॉरिटी है, ठीक है, ये आपके गुड्स का वैल्यू लगाएंगे कि कितना वैल्यू है एज पर इनवॉइस। ये जो इनवॉइस की कॉपी आपके पास है, इनवॉइस की कॉपी पे अगर उनको डाउट नहीं है किसी भी तरह का, तो इनवॉइस की कॉपी के बेस पे तो ये जो कस्टम अथॉरिटी है, ठीक है, ये वाले भाई साहब, ये क्या करेंगे, ड्यूटी एसेस करेंगे। अब मैं यहां लिखता जाता हूं, एक बार थोड़ा सा मुझे क्लियर करना पड़ेगा इमेजेस को, तो मैं ये वाला पार्ट क्लियर करता हूं, यहां से थोड़ा सा ये वाला पार्ट भी क्लियर कर लेता हूं, ठीक है। और इंपोर्ट मैनिफेस्ट अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो इसको भी क्लियर कर देता हूं। नाउ ध्यान दीजिए, जो कस्टम अथॉरिटी है, वो क्या करेगा, ड्यूटी एसेस करेगा आपका। क्या करेगा, ड्यूटी एसेस करके आपको बता देगा कि आपकी ड्यूटी कितनी हुई है, किस बेस पे, जो बिल ऑफ एंट्री आपने फाइल करा ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस, उसके बेस पे। अब इनके पास भी देखो तो आप दो कॉपी आ गई, एक तो इंपोर्ट मैनिफेस्ट की ये वाली कॉपी, प्लस आपने जो बिल ऑफ एंट्री फाइल करी इसकी कॉपी। इन दोनों को मैच करेगा, अगर सब कुछ मैच रहा तो ड्यूटी एसेस करके बोलेगा कि आप पे करो और गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए
इशू कर देगा। क्या कर देगा? इशू कर देगा, यानी इंपोर्टर को हैंड ओवर कर देगा। होम कंजम्पशन के लिए इशू करना मतलब होता है इंपोर्टर को हैंड ओवर कर देना। ठीक है, अब कई सारे डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व हो गए। हमने बिल ऑफ लेडिंग पढ़ लिया। इनवॉइस का मतलब होता है जो इनवॉइस हम इशू करते हैं, कितना वैल्यू है, कितनी क्वांटिटी है, क्या रेट है, उस पे सारा कुछ डिस्क्रिप्शन। ये इनवॉइस की कॉपी किसको दे देगा? वो इंपोर्टर को। ये इनवॉइस की कॉपी किसको देगा? इस पर्सन को। नाउ ध्यान दीजिए, कहता है ठीक है जी, कस्टम अथॉरिटी ने ड्यूटी असेस करके बता दिया होम कंजम्पशन के लिए इशू हो गया। ठीक है, और एक और चीज मिटाना पड़ेगा मुझे, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब तक आपने शायद नोट कर लिया होगा। नाउ नाउ अब क्या करेंगे? कस्टम अथॉरिटी, तो कस्टम अथॉरिटी के पास ये डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ एंट्री, सॉरी इंपोर्ट मैनिफेस्ट एंड बिल ऑफ एंट्री के बेस पे। एंड व्हाट इज अ बिल ऑफ एंट्री? तो मैं वो लिखता हूं, बिल ऑफ एंट्री क्या है? बिल ऑफ एंट्री, it is a document तो it is a document filed by importer for clearance of goods। ये क्या है? एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जो इंपोर्टर क्लियरेंस ऑफ गुड्स के लिए फाइल करता है। इसका बेसिस क्या होता है? इसके लिए दो बेसिस है। इट इज अ फाइल, आगे ये भी लाइन लिख सकते हैं, इट इज अ फाइल ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस issued by exporter। लिख देता हूं मैं, इट इज अ फाइल on the basis of invoice issued by exporter। रही बात, जो बिल ऑफ एंट्री फाइल होगी उसी के बेस पे ड्यूटी असेस होगा ऑलवेज। ये बात ध्यान रखें, बिल ऑफ एंट्री इज अ बेसिक डॉक्यूमेंट ऑन विच ड्यूटी कैन बी असेस। अगर किसी भी गुड्स का बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं हुआ तो उसका ड्यूटी असेस नहीं हो सकता है। गार्ड मान ले इस चीज को, याद कर ले। बिल ऑफ एंट्री, नो बिल ऑफ एंट्री हैज बीन फाइल्ड, देन नो ड्यूटी असेसमेंट इज पॉसिबल। विदाउट बिल ऑफ एंट्री फाइल किए हुए आप ड्यूटी असेस नहीं कर सकते। रही बात, उन्होंने जो बिल ऑफ एंट्री फाइल करा, इसमें भी क्या रहता है? तो डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स रहता। क्या है ये? डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है कि क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, वैल्यू कितनी है, यही रहता है। चलिए अब बिल ऑफ एंट्री के बारे में पढ़ते हैं। जो ये पर्सन है इंपोर्टर, वो आफ्टर अराइवल ऑफ सिर्फ बिल ऑफ एंट्री फाइल करता है। ठीक है, अब क्या ये बिफोर अराइवल ऑफ सिर्फ बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकता है? तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये है। एक बार मैं इसको अब मिटा रहा हूं, ये अब तक आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, एक नोट कर लें, अगर नहीं किया है तो आप नोट कर लें। ठीक है, चलिए, ये जो कस्टम अथॉरिटी था मेरा, इस वाले चीजों को मैं थोड़ा सा डिलीट कर दिया।
सो दैट कि मेरे पास स्पेस हो पाए। नाउ देखिए बिल ऑफ एंट्री, अब मैं उसको बिल ऑफ लेडिंग और बिल ऑफ एंट्री को ओके बी ओ ई दैट इज अ बिल ऑफ एंट्री। इसके बारे में कुछ बातें समझते हैं। पहली बात, BOE can be filed before arrival of SIP also, that is 30-day एडवांस BO। यानी आप सिप आने के 30 दिनों पहले, यानी सिप आने से 30 दिनों, आपको पता है कि मेरा सिप 10 दिन में आने वाला है, तो आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो, बट 30 दिन से ज्यादा पहले नहीं कर सकते। यानी सिप अराइवल के दिन से 30 दिनों पहले तक के बीच में आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हैं। बिल ऑफ एंट्री हमें पता है क्या है। नाउ when BOE filed in advance, बिल ऑफ एंट्री अगर आपने एडवांस में फाइल कर दिया है, यानी 30 दिनों के अंदर अंदर सिप अराइवल से, तो ड्यूटी will be assessed on the date of arrival of SIP। जिस दिन सिप आएगा उस दिन का ड्यूटी रेट अप्लीकेबल होगा, ना कि जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करा। ठीक है, तो इस केस में ड्यूटी रेट किस दिन का लोगे? इट मीन्स रेट ऑफ ड्यूटी, इसका मतलब है BOE और अराइवल ऑफ सिप, दोनों में से जो लेटर डेट होगा उसका क्या लेंगे हम? लेटर डेट का रेट लेंगे। तो याद रहे, दोनों में से जो बाद वाला दिन है, जैसे 1 अगस्त को मैंने बिल ऑफ एंट्री फाइल करा, मेरा सिप जो है अराइव हुआ है कब? 20 अगस्त को। ऐसे केस में आप जो 20 अगस्त का रेट ऑफ ड्यूटी है वो कंसीडर करेंगे। ठीक है, नाउ अब बारी आती है कि बिल ऑफ एंट्री के रिगार्डिंग कुछ बातें समझना, या रेट ऑफ ड्यूटी के
रिगार्डिंग कुछ बातें समझना। चलिए इसको आप लोग एक बार नोट करके अलग से रख ले। देन मैं आपको बता रहा हूं रेट ऑफ ड्यूटी कौन सा लेंगे हम। अब ले रहा हूं मैं रेट ऑफ ड्यूटी। जनरली रेट ऑफ ड्यूटी उस दिन का लेते हैं जिस दिन आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करा जनरली। बट अगर एडवांस बिल ऑफ एंट्री फाइल करा है तो अराइवल ऑफ शिप का, यहां पे देखिए ड्यूटी विल बी असेस्ड ऑन द डेट ऑफ अराइवल ऑफ शिप, तो उस दिन का रेट। तो एडवांस बीओई में रेट कौन सा लोगे, डेट ऑफ अराइवल, जिस दिन आपका शिप आया उस दिन। तो जनरली आपको इंपोर्ट यहां पे आकर के क्लियर होना चाहिए। वैसे इंपोर्ट के और भी प्रोसीजर हैं, इट इज नॉट दैट सिंपल, इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हाट आई हैव प्रेजेंटेड हियर। बट वो हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर में पढ़ेंगे अलग से, वो पूरा चैप्टर एक अलग है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर। फिर यहां पे मैंने आपको आज का जो मेरा टारगेट था वो ये था, इस पूरे प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको समझाना कि किस तरह से वहां से चलता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट फाइल होते हैं। इस बिल ऑफ एंट्री में भी कई पार्ट हो जाते हैं, कई बार बिल ऑफ एंट्री 2 बार फाइल करना होता है। आइए उसको भी समझते हैं, थ्योरेटिकली समझते हैं। अगर बिल ऑफ एंट्री आप एट द टाइम जब आपका डिलीवर हुआ वहां पे पोर्ट पे, इस जगह पे जब ये गुड्स डिलीवर हुआ तब आप गुड्स को नहीं ले जाना चाहते, बल्कि आप चाहते हो वहां पे रह जाए, तो आप बिल ऑफ एंट्री 2 तरह का फाइल करते हैं एक्चुअली। देखिए जो बिल ऑफ एंट्री होता है वो 3 फाइल होते हैं जनरली, वैसे तो 2 मेनली है, बाद में तीसरा जो ग्रीन कलर का है वो अलग है। पहला होता है व्हाइट बिल ऑफ एंट्री, डायरेक्टली आप कस्टम पोर्ट से गुड्स को अपने घर ले जाए, ठीक है। तो व्हाइट कलर ऑफ बिल ऑफ एंट्री फाइल करें, सीधा सीधा वो ड्यूटी असेस करके आपको बताएगा, आप ड्यूटी पे करें और गुड्स ले जाएं अपने घर। दूसरा, कई बार क्या होता है इंपोर्टर के पास प्लेस नहीं होता या उनको आज के डेट में जरूरत नहीं है, तो इस डॉक पर ये जो कस्टम पोर्ट है, ये जो कस्टम पोर्ट है, यहां पे गुड्स 30 दिन तक 30 डेज तक रह सकता है। उसके बाद इसको कहां सेंड कर देगा, ये वेयरहाउस भेज देगा इस गुड्स को। तो ऑब्वियसली 30 दिनों के बाद क्या करेगा, इसको भेज देगा वेयरहाउस में, अगर आपने बिल ऑफ एंट्री नहीं फाइल करी। वैसे केस में भी कहा जाता है कि इंपोर्टर येलो कलर का, कौन से कलर का, येलो कलर का, येलो बीओई फाइल करते हैं, किसके लिए, वेयरहाउस में। तो पहले 30 दिन तक तो वो कस्टम पोर्ट पे ही रहता है, बाद में अगर आप रिमूव नहीं करते हैं, आप ड्यूटी नहीं दे पा रहे हैं, तो आप येलो कलर का बिल ऑफ एंट्री फाइल करें, ठीक है, और गुड्स को गोडाउन में स्टोर करा दें। अगेन बिल ऑफ एंट्री को लेकर के फिर से कई बातें होंगी, तो मैं ये चाहता हूं एक बार और इसको मैं इरेज करके फिर आपको समझाऊं कि बिल ऑफ एंट्री के कितने पार्ट। चलिए, तो बिल ऑफ एंट्री के कितने कलर हैं वो समझते हैं।
व्हाइट, येलो एंड ग्रीन। जो व्हाइट कलर का है वो डायरेक्ट होम कंजम्पशन के लिए, अगर आप गुड्स अपने डायरेक्ट फैक्ट्री में डॉक से ले जाना चाहते हैं, डायरेक्ट होम कंजम्पशन के लिए फाइल होता है। येलो कलर वाला जो है वो वेयर हाउस में स्टोर के लिए, और ग्रीन वेयर हाउस से रिमूव करने के लिए। अब रही बात ड्यूटी का पेमेंट, इस केस में बीओए के टाइम पे, यहां पे क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट हो जाता है। इमीडिएट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। यहां पे नो पेमेंट, क्यों? गुड्स अभी तक इशू नहीं हुआ है होम कंजम्पशन के लिए। नो पेमेंट ऑफ ड्यूटी। यहां पे उसको लास्ट में जब इशू करने लगते हैं तो यहां पे करना पड़ता है। तो अगर आपने येलो कलर का बिल ऑफ एंट्री फाइल करा है तो आपको ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने व्हाइट कलर का बिल ऑफ एंट्री फाइल करा है तो इमीडिएटली ड्यूटी पे कीजिए, डायरेक्ट घर में ले जाइए अपने गुड्स को। येलो कलर में क्या होता है, ड्यूटी नहीं पे करेंगे बल्कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, बॉन्ड भरेंगे। येलो कलर में क्या होता है, B2 बॉन्ड इशू होता है, यानी जितना ड्यूटी अमाउंट है उसके डबल अमाउंट का आपको बॉन्ड भरवा लिया जाता है और गुड्स को स्टोर कर दिया जाता है। ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। जब आप अगेन ग्रीन कलर का फाइल करेंगे रिमूवल के लिए तो आपको ड्यूटी पे करना है। तो ओवरऑल पेमेंट ऑफ ड्यूटी कब होगा, जब आप होम कंजम्पशन के लिए, चाहे होम कंजम्पशन के लिए यहां से ले जाओ, चाहे होम कंजम्पशन के लिए यहां से ले जाओ, ड्यूटी पे कब होगा, जब होम कंजम्पशन के लिए इशू होगा। तो पेमेंट ऑफ ड्यूटी जब होम कंजम्पशन के लिए इशू होगा, जब होम कंजम्पशन के लिए इशू होगा, तब आपको ड्यूटी पे करना है। ये गार्ड बांध है। अगर वेयर हाउस में डाल रहे हैं तो ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। ये है आपका टोटल, जो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दे सकता था आपको इंपोर्ट में, वो मैंने आपको बताया। आगे मैं बताऊंगा इंपोर्ट कब कंप्लीट माना जाता है, यानी इंपोर्ट कब स्टार्ट होता है। तो यहां पे आपका ये प्रोसीजर खत्म होता है। आगे हम पढ़ेंगे दो केस, दैट इज अ गार्डन सिल्क मिल और किरण स्पिनिंग मिल्स। ठीक है, इन दोनों केस में
हम देखेंगे इंपोर्ट का मतलब क्या है। आइए एक बार हम अपने कंटेंट्स की तरफ चलते हैं जो पीछे हमने पढ़ा था। आइए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, तो जो पीछे हमने पढ़ा वो था ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। नाउ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहता है मींस एनी अथॉरिटी कंपिटेंट टू पास एनी ऑर्डर और डिसीजन अंडर दिस एक्ट बट डज नॉट इंक्लूड बोर्ड, कमिश्नर अपील और अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन होते हैं? ऐसा कोई भी पर्सन जो कि ड्यूटी असेस कर पाए, ठीक है, जो ऑर्डर पास कर पाए, बट कमिश्नर अपील या अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं होता। अगेन हमें समझना पड़ेगा हायरार्की। देखिए सबसे नीचे जो है वो है इंस्पेक्टर, ठीक इसके ऊपर कस्टम सुपरिटेंडेंट, ठीक इसके ऊपर होता है एसी या डीसी ऑफ कस्टम, असिस्टेंट कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर। यहां होता है इसके ठीक ऊपर जेसी और एडिशनल कमिश्नर। इट इज नॉट assistant, assistant is here, additional is here, it is AC also। तो मैं यहाँ पे एडी एडिशनल कमिश्नर लिख देता हूँ। ठीक इसके ऊपर होता है कमिश्नर ऑफ कमिश्नर, ठीक इसके ऊपर होता है प्रिंसिपल कमिश्नर, ठीक है। तो ये हायरार्की इस तरीके से चलता है। जो आपका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो यहां से लेकर के यहां के बीच में कोई एक हो सकता है। दीज आर कॉल्ड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। इसी कमिश्नर के इक्विवेलेंट कमिश्नर अपील होता है। कौन होता है? कमिश्नर अपील। ठीक इसके ऊपर ट्रिब्यूनल होता है, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैं और ये जो है ये कभी भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं बन सकती। तो हायरार्की समझ ले, कस्टम सुपरिटेंडेंट से लेकर के एसीडीसी, जेसी, कमिश्नर एंड प्रिंसिपल कमिश्नर कैन बी योर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये जो अपीलिंग अथॉरिटी है, ट्रिब्यूनल है, सेस्टाट है, ये सब आपके अथॉरिटी नहीं हो सकते। आइए असेसमेंट, कई बार ये ऑर्डर असेसमेंट वर्ड जो है पूछा जा चुका है आपके इसमें। कहता असेसमेंट इंक्लूड provisional assessment, self assessment, reassessment or any order of assessment in which duty assess is nil। assessment है क्या? assessment एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप एसएससी को ड्यूटी असेस करके बताते हो कि कितना है। तो assessment is a procedure in which custom officer assess duty of any person and it include provisional assessment, self assessment, reassessment or any order of assessment in which duty may be nil। तो जिसमें ड्यूटी असेस करके बताया that is also assessment, जिसमें ड्यूटी नहीं आई वो भी असेसमेंट है। तो यहां पे आता है दो डेफिनेशन, इसको आप ऑलवेज इंपॉर्टेंट मार्क कर लें इसको, क्योंकि ये 2 मार्क के क्वेश्चन में रिपीटेडली पूछा जाता है व्हाट इज असेसमेंट। बैगेज, बैगेज का मतलब है जब भी आप अपने साथ कुछ लेके आते हैं तो वो कहलाता है बैगेज। बैगेज कहता है बैगेज इंक्लूड अनअकम्पनीड बैगेज बट डज नॉट इंक्लूड मोटर व्हीकल्स। बैगेज का मतलब है ऐसा कोई भी बैग
जो आप अपने साथ तो लेके आए, साथ में कई बार आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे आपका बैग पीछे रह जाता है, वो अनअकम्पनीड बैगेज भी आपका बैगेज में ही आता है। और बैगेज के लिए हम सेपरेटली एक चैप्टर है हमारा, वो हम बैगेज रूल में पढ़ेंगे। तो बैगेज मींस नॉट ओनली accompanied baggage but also include unaccompanied baggage. Now, what is a coastal goods? Means goods other than imported goods transported in a vessel from one port in India to another port. देखिए जो आउटसाइड कंट्री से आया दैट इज द इंपोर्टेड गुड्स, बट विद इन इंडिया अगर चेन्नई से हम गुड्स को मुंबई भेज रहे हैं या गोवा भेज रहे हैं, चेन्नई से कोलकाता भेज रहे हैं, इस तरह के कोस्टल एरिया में वो घूम रहा है, ठीक है, एक कोस्टल एरिया से वो दूसरे कोस्टल एरिया की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये देखिए ये इंडिया, यहां से गुड्स मूव करके ये यहाँ कोलकाता अगर पहुंचता है या यहां से मूव करके ये यहाँ पे या यहाँ पे आता है, दीज आर कोस्टल गुड्स। क्यों? क्योंकि ये डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर है, आपके कस्टम वाटर के अंदर अंदर या मूव हो रहा है एक शिप से, दिस इज कॉल्ड कोस्टल गुड्स। कोस्टल गुड्स मतलब इंडिया का गुड्स इंडिया में ही कोस्टल एरिया के थ्रू पहुंच रहा है, देन इट इज कॉल्ड कोस्टल गुड्स। अब बात करते हैं ड्यूटेबल गुड्स की। ड्यूटेबल गुड्स का मतलब है एनी गुड्स व्हिच आर चार्जेबल टू ड्यूटी एंड ऑन व्हिच ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड। कहता है ऐसा कोई भी गुड्स जिस पे ड्यूटी चार्ज होना है बट ड्यूटी पे नहीं हुआ है, ये ड्यूटेबल गुड्स हो जाता है। अगर किसी गुड्स पे वो ड्यूटी पे हो गया तो ड्यूटेबल कैसे रहा, वो तो ड्यूटी पेड गुड्स बन गया। तो ड्यूटेबल गुड्स मींस चार्ज तो हुआ है बट अभी पे नहीं हुआ है। एंट्री, एंट्री का मतलब है, पहला मीनिंग है इंपोर्ट के लिए बिल ऑफ एंट्री। एंट्री इन रिलेशन टू गुड्स मींस एंट्री मेड इन बिल ऑफ एंट्री। अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट, and it includes in the case of goods imported or to be exported by post the entry referred to in 82 or entry made under the regulation under entry number under section 84 और 84 सेक्शंस के अंदर जो एंट्री है बाय पोस्ट, उसके लिए भी हम अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे। जनरली बिल ऑफ एंट्री का मतलब इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री और एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल कह लो, जिसको हम ARE1 के नाम से भी जानते हैं, या बिल ऑफ एक्सपोर्ट, दैट इज नोन एज ARE1। एक्सपोर्ट ग्रामेटिकल वेरिएशन में बोले तो जब आप इंडिया से बाहर ले जाते हो, लेकिन एक्सपोर्ट को तब कंप्लीट माना जाता है जैसे ये इंडिया है, यहां से 12 नॉटिकल माइल क्या कहलाता है, TWI टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। तो जब गुड्स इससे इधर बाहर निकल जाए तो ये क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो एक्सपोर्ट का मतलब है यहां से बाहर जाना। एक्सपोर्टर, जो पर्सन वो गुड्स भेज रहा है, दैट पर्सन इज एक्सपोर्टर। फॉरेन गोइंग वेसल्स और एयरक्राफ्ट, ऐसा कोई भी वेसल्स जो इंडिया से बाहर जा रहा हो, मींस एनी वेसल्स और एयरक्राफ्ट। इसको भी आप याद कर ले, कुछ जो मैं मार्क कर रहा हूं वो सब शॉर्ट नोट्स में आते हैं, ठीक है। Foreign going vessels or aircraft means any vessels or aircraft for the time being engaged in the carriage of goods or passenger between any port or airport in India। इंडिया के एयरपोर्ट या पोर्ट से कोई गुड्स या पैसेंजर कैरी कर रहा है, और एनी पोर्ट और एयरपोर्ट आउटसाइड इंडिया, यहां से गुड्स और पैसेंजर लेके कहां जाने वाला है, वो आउटसाइड इंडिया। Whether touching any intermediate port or airport in India is or not, and it include any naval vessels of a foreign government taking part in any naval exercise। इंडिया में नेवल एक्सरसाइज के लिए आया, अब वापस जा रहा है, then it is a foreign going vessels। Any vessels engaged in fishing or any other operation outside the territorial water of India। इंडिया से वो बाहर जा रहा है फिशिंग एक्टिविटी के लिए, then it is called territorial water। से मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, territorial water। TWI से जैसे ही बाहर गया तो हम इसको क्या मानेंगे, foreign going vessels, बाहर चला गया इंडिया से। Any vessels or aircraft proceeding to a place outside India for any purpose whatsoever, किसी भी पर्पस के लिए अगर TWI territorial water of India से वो बाहर जा रहा है, then it is called foreign going vessels। Goods include, यहाँ पे जो है ये
डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है आपके। कहता है गुड्स इंक्लूड वेसल्स, एयरक्राफ्ट और व्हीकल। गुड्स का मतलब है किसी भी तरह का वेसल्स हो, एयरक्राफ्ट हो और व्हीकल हो वो भी। स्टोरेज भी, जो स्टोर्स होते हैं जो शिप में यूज होते हैं, स्टोर खाने पीने का सामान, उसको भी जो शिप में कंज्यूमेबल यूज होता है हम उसको स्टोर कहते हैं, तो गुड्स का मतलब वो भी है। बैगेज, जो आप accompanied बैगेज और unaccompanied बैगेज जो आप लेके आए हैं, इट इज आल्सो नोन एज गुड्स। करेंसी और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बाहर से जो डॉलर, यूरो या कोई भी करेंसी लेके आए हो वो भी क्या कहलाएगा, गुड्स। और किसी भी तरह का मूवेबल प्रॉपर्टी जो बाहर से यहाँ लेके आए, इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं ला सकते आप बाहर, क्योंकि वो इमूवेबल है। बाहर से कहां से इंपोर्ट करोगे आप इमूवेबल को? अगर वो इंपोर्ट हो गया तो मूवेबल है, तो इमूवेबल की बात ही नहीं करते। एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, तो जो हम कस्टम है उसमें हम मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इमूवेबल की नहीं करते। इंपोर्ट विथ इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन और कॉग्नेट एक्सप्रेशन मीनिंग ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। इंपोर्ट का मतलब बाहर से लाना। इंपोर्ट मैनिफेस्ट या इंपोर्ट रिपोर्ट मींस जो सेक्शन 30 के अंदर शिप इंचार्ज को बिफोर अराइवल ऑफ शिप और वेसल्स डिलीवर करना जरूरी है। इंपोर्टेड गुड्स मींस कोई भी ऐसा गुड्स जो इंडिया के अंदर आउट ऑफ इंडिया से लाया गया है और इंडिया में होम कंजम्पशन के लिए उसको हमने क्लियर कर लिया। इंपोर्टर मींस इंडिया का वो पर्सन जो इंपोर्ट करने का इंटेंशन रखता है या कोई भी ऐसा गुड्स जो बाहर से आया हो उसको होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करता है, वो पर्सन इंपोर्टर है। इंडिया कस्टम एक्ट के अंदर इंडिया का मतलब टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया है। इंडियन कस्टम वाटर मींस वाटर एक्सटेंडिंग। अब देखिए कहता है कस्टम वाटर, ये रहा इंडिया, दिस इज कॉल्ड 12 नॉटिकल माइल TWI, दिस इज कॉल्ड कस्टम वाटर ऑफ इंडिया एंड दिस इज कॉल्ड इंडियन कस्टम वाटर, नॉट ओनली अदर मैरीटाइम जोन्स एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो यहां से यहां तक ये क्या कहलाता है, इंडियन कस्टम वाटर। रही बात आगे मैं बताऊंगा अगले डेफिनेशन में TWI, CWI एंड EEZ का डेफिनेशन जो हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है एक्साइज एक्ट के अंदर। पर्सन इन चार्ज का मीनिंग है इन रिलेशन टू वेसल्स द मास्टर ऑफ वेसल्स, इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट द कमांडर ऑफ और पायलट ऑफ एयरक्राफ्ट। रेलवे ट्रेन में गार्ड या उसका जो ट्रेन का ड्राइवर है वो, और इन रिलेशन टू एनी अदर कन्वेंस पर्सन इन चार्ज ऑफ सच कन्वेंस। तो वेसल्स है तो मास्टर ऑफ वेसल्स जिसको हम कैप्टन कहते हैं, एयरक्राफ्ट से आ रहा है तो पायलट, और रेलवे से आ रहा है तो गार्ड जो उसका मेन इंचार्ज होता है, और अगर अदर कन्वेंस बाय रोड आ रहा है तो ड्राइवर ऑफ कन्वेंस। ये पर्सन इंचार्ज कहलाते हैं। चलिए अब कुछ गुड्स और भी हैं जिसका डेफिनेशन हमें जानना जरूरी है। पहला है प्रोहिबिटेड गुड्स। प्रोहिबिटेड गुड्स का मतलब है ऐसा कोई भी गुड्स जिसका इंडियन एक्ट के अंदर डील करना, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना प्रोहिबिटेड है। जैसे कि नारकोटिक ड्रग्स, जितने भी नारकोटिक्स प्रोडक्ट हैं, ड्रग्स हैं, उनका जनरली इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉसिबल नहीं है। टू सम एक्सटेंट कुछ लोगों को वो अलाउ करते हैं स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, अदरवाइज इट इज अ प्रोहिबिटेड गुड्स। तो याद कर लें ये भी प्रोहिबिटेड गुड्स। प्रॉपर ऑफिसर, ऐसा कोई भी ऑफिसर जो कस्टम एक्ट के अंदर काम करता हो। इन रिलेशन टू एनी फंक्शन टू बी परफॉर्म अंडर दिस एक्ट मींस ऑफिसर ऑफ कस्टम हु इज असाइंड दोज फंक्शन बाय द बोर्ड और द कमिश्नर ऑफ कस्टम। इट मींस या तो CBEC ने उसको असाइन कर रखा है, बोर्ड का मतलब है CBEC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। तो CBEC ने या तो उसको असाइन कर रखा है जॉब, या कमिश्नर ने उसको असाइन कर रखा है कि आप ये काम करो, हम उस पर्सन को क्या बोलेंगे, ऑफिसर। शिपिंग बिल, शिपिंग मींस शिपिंग बिल एक्सपोर्ट के लिए फाइल होता है। स्टोर्स, जो वेसल्स या एयरक्राफ्ट में एज ए स्पेयर पार्ट्स, एज ए फ्यूल, एज ए कंज्यूमेबल स्टोर यूज होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोर्स। ये भी डेफिनेशन आपके लिए याद करना जरूरी है। स्मगलिंग, अगर आप एक्ट को कॉन्ट्रावीन करके कोई गुड्स इंडिया के अंदर ले आते हो या बाहर ले जाते हो, दिस इज कॉल्ड स्मगलिंग। टैरिफ वैल्यू, टैरिफ वैल्यू कहता है
जो टैरिफ में फिक्स्ड किया गया हो, दैट इज अ टैरिफ वैल्यू। वैल्यू वैल्यू डिटरमिन्स जो गुड्स की वैल्यू है, जैसे कि इंपोर्ट किया है तो इनवॉइस में जो वैल्यू है एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 14। व्हीकल मींस एनी कन्वेंस व्हिच इज यूज्ड ऑन लैंड और रेलवे ट्रैक्स। तो किसी भी तरह का लैंड और रेलवे के ट्रैक के थ्रू अगर कोई चीज आ रहा है तो उसको हम वेसल्स बोलेंगे। वेयरहाउस, वेयरहाउस क्या है? ऐसे जगह जहां की गुड्स स्टोर होता हो। वेयरहाउस मींस पब्लिक वेयरहाउस भी हो सकता है और प्राइवेट वेयरहाउस भी हो सकता है। पब्लिक वेयरहाउस ये लोग खुद अपॉइंट करते हैं कि दिस इज नॉट पब्लिक वेयरहाउस, जबकि प्राइवेट वेयरहाउस का सिर्फ लाइसेंस मिलता है। आप बना लो, आपको लाइसेंस मिल जाएगा कि आप प्राइवेट वेयरहाउस की तरह यूज कर सकते हो। नो, वेयरहाउस गुड्स, ऐसा कोई भी गुड्स जो वेयरहाउस में डिपॉजिट कर दिया गया। वेयरहाउसिंग स्टेशन मीन अ प्लेस डिक्लेयर एज वेयरहाउसिंग स्टेशन अंडर सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 के अंदर जिसको हमने वेयरहाउस स्टेशन कहा। ये है आपके कस्टम एक्ट का डेफिनेशन ओवरऑल। तो अगर मैं आज की क्लास की बात करूं तो जो मैंने आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया है वहां से आप बेसिकली आज मेरा जो एम्फेसिस था आपको इंपोर्ट समझाना, कस्टम एक्ट को समझाना। तो कस्टम एक्ट कब से आया हुआ है? 1962 से। 1 फरवरी 1963 से ये इन्फोर्स हो गया इंडिया में। ये कहां-कहां एप्लीकेबल है? इंटायर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, कस्टम वाटर ऑफ इंडिया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, बे, गल्फ, कोई भी जो इंडियन वाटर के अंदर मैरीटाइम जोन के अंदर आता। अब एक बार रिलेवेंस समझे। देखिए, जो टेरिटोरियल वाटर है उससे अगर बाहर निकल गया यानी 12 किलोमीटर से बाहर चला गया, देन इट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। उसी तरह से जब गुड्स एंट्री होता है, अगेन मैं आपको समझाता हूं, एंट्री देखिए, ये है इंडिया, दिस इज कॉल्ड TWI, टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, 12 नॉटिकल माइल तक। दिस इज कॉल्ड, ये कितना है? 12, ये कितना है? 24। दिस इज कॉल्ड CWI, कस्टम वाटर ऑफ इंडिया, एंड दिस इज कॉल्ड 200 nautical mile, this is called exclusive economic zone। क्या कहलाता है? exclusive economic zone। now relevance क्या है? देखिए, यहां से जैसे ही अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में आपने जैसे इस लाइन को क्रॉस किया, आपका क्या माना जाएगा? ये एक्सपोर्ट माना जाएगा। लेकिन इंपोर्ट की बात करें, जब ये बाहर जा रहा है तो ये इस तरीके से, इट इज फॉर एक्सपोर्ट। लेकिन अगर मैं इंपोर्ट की बात करूं तो यहां पे ये लाइन और ये लाइन दो अलग अलग केस में अलग अलग डेफिनेशन है। यहां पे जो है वो है किरण स्पिनिंग मिल्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि इंपोर्ट स्टार्ट हो जाएगा when goods cross CWI of India, यानी कस्टम वाटर ऑफ इंडिया जैसे ही क्रॉस हुआ इट इज स्टार्टेड। और एंड कब होगा? एंड when goods become part for home consumption। होम कंजम्पशन। लेकिन वही इस केस में जो डिसीजन आया वो था गार्डन सिल्क मिल्स का। इस केस में डिसीजन आया import start when goods cross टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। और एंड कब होगा? तो ये सेम है एंड के लिए।
दो अलग अलग केस में अलग अलग डेफिनेशन है। मेरे हिसाब से ऑलवेज इट इज 12 नॉटिकल माइल। क्यों? जब एक्सपोर्ट वहां पे खत्म हो जाता है तो इंपोर्ट भी वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। एक प्रॉपर अगर डिफाइन करूं तो मैं तो गार्डन सिल्क मिल का डेफिनेशन लेके चलूंगा। तो ये दो केस अलग अलग है। ओवरऑल आज की जो क्लास है वो ये थी कि हमें बेसिकली ये पता करना है, ये समझना था कि इंपोर्ट क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक खत्म करते हुए आगे बढ़ जाएंगे टाइप्स ऑफ ड्यूटी के लिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू। Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.